नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल M2 मोटिवेशन एकेडमी में। तो सीखते रहो सिखाते रहो मेरे यानी कि मुकेश मेहता के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल M2 मोटिवेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल पर सेट कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, आज हम समझते हैं NRC NPR और CAA क्या है। ये कानून भारत की नागरिकता के ऊपर बना हुआ है, इसे हम आज समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। अगर बीच में स्किप कर देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ओके, अब ये CAA नाम का जो कानून आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, खास करके भारत में जो इमिग्रेशन हुआ वो रिलीजियस परसिक्यूट को लेकर ही था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ये भी मतलब अभी जो 2019 में आया है वो भी इसी को जो किसी धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी धर्म है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लोग हैं और जो कम है अल्पसंख्यक है उन लोगों को जो प्रताड़ित करते हैं, जो परेशान करते हैं, उसे हम धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर रिलीजियस परसिक्यूट कहते हैं। अब ईरान में जो पारसी थे वो 12वीं शताब्दी में वहाँ पर जब शियाओं का प्रबल आया तब वो वहाँ से भाग के जो है वो गुजरात वगैरह में आए। आप देख रहे होंगे जो टाटा जो है ना, रतन टाटा, ये लोग भी पारसी है। उसके बाद जब आप देखेंगे जो देश का विभाजन हुआ, तो देश का विभाजन हुआ उस समय भी तो मेन जो था वो रिलीजियस परसिक्यूट ही तो था। यहाँ भी बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान गए और बहुत सारे हिंदू इधर मुस्लिम उधर, इस तरीके से जो वो रिलीजियस परसिक्यूट ही तो हुआ था ये भी। तो उस टाइम पाकिस्तान से भारत भी आए कई लोग और भारत से पाकिस्तान भी गए। अब 1959 में तिब्बत में चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, तो चीन के बहुत से लोग भारत में चले आए। इसमें दलाई लामा प्रमुख है। तो अब आप अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं तो कई जगह जैसे इंदौर में आप GDC कॉलेज के आसपास देखोगे तो वहाँ पे भी जो है वो तिब्बती लोग, कई लोग तिब्बती लोग अपनी दुकानदारी करते हैं वहाँ पे। तो ऐसे भारत में बहुत सारे लोग तिब्बत से भी आए, तो उन लोगों को ये भी रिलीजियस परसिक्यूटी तो है। चाइना ने 1959 में तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, तब ये लोग यहाँ आए। अब इसके बाद जो है वो आप देखेंगे ये 1971 में बांग्लादेश का विभाजन 1971 में हुआ। मतलब उससे पहले ये पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के नाम पे जाना जाता था। तो बांग्लादेश से तो बहुत सारे रिफ्यूजी आ गए भारत में, बहुत सारे लोग आ गए। तो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का जब मैटर था तो वो हम अब उसके बाद सोवियत अफगान वार हुआ। यहाँ पर अफगानिस्तान में सोवियत संघ यानी रूस ने हमला कर दिया। तो उस दौरान 1979 में यहाँ पर बहुत सारे लोग भारत में चले आए। फिर श्रीलंका में तमिलों की समस्या आई, तो ये 1980 से 1990 बहुत लंबी चली, 10 साल तक। तो उस समय राजीव गांधी की हत्या भी हुई। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर था ये। अब उस टाइम ये लंबा वो चला। अब ये रिसेंटली देखो म्यांमार है, म्यांमार 2015 में क्या हुआ कि ये जो भारत के पास में जो भारत से लगा हुआ ये रोहिंग्या मुसलमान जो है वो ये म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते थे और ये लोग जो है वो बांग्लादेश के रास्ते से होकर म्यांमार से जो है वो भारत में आए हैं। तो ये रिसेंटली ये भी तो रिलीजियस परसिक्यूट की वजह से ही हुआ। म्यांमार से ये 2015 में जो रोहिंग्या मुसलमान है वो यहाँ से फिर भारत में चले आए। अब आप भारत को देखिए तो ये इमिग्रेंट लोग के लिए एक मतलब अड्डे जैसा हो गया भारत में हर कोई आ रहा है। तो हमारे देश में क्या है, मेहमानों का बहुत मतलब स्वागत होता है। मेहमानों को कोई भी जो है वो परेशान नहीं करता, किसी तरह से मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ऐसा हमारा भारत देश है, इसलिए इन लोगों को यहाँ पे रहने के लिए मौका मिला, इनको यहाँ पे नागरिकता प्रदान की गई। आज ये लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं। अब ये जो है वो CAA कानून लाया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, रिलीजियस परसिक्यूट। हमारे देश में कानूनी रूप से कोई रह सकता है। हमारे देश में किसी भी विदेशी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं। हमारे देश में गरीबी है, उतने संसाधन नहीं है, लेकिन आप इसको पूरी अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए पहले हम आपको CAA समझा देते हैं, उसके बाद NPR, फिर NRC समझाएंगे। इसी सब को ध्यान में रखते हुए CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम एक्ट लाया गया, रिलीजियस परसिक्यूट। हमारे देश में जो
अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, ये लोग जो हमारे देश में रहते हैं, इनके पास यदि वीज़ा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई परमिशन नहीं है, तो भी ये लोग हमारे देश में रह रहे हैं। ये जितना भी इनको 6 महीने का वीज़ा मिला और मान लो वो 2 साल रह गए, तो ये जो इलीगली मतलब रह रहे हैं, ये गैर कानूनी ढंग से, और ईसाई, ये लोग अगर इनके पास किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है और ये इलीगली भी अगर भारत में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो भी इन लोगों को CAA के थ्रू नागरिकता दी जाएगी। अब रियलिटी में यहाँ पर समस्या क्या हुई कि गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग ही नहीं किया और मुस्लिमों के लिए भी कुछ प्रयोग नहीं किया। तो इसमें जो है वो सबसे बड़ा विरोध क्या हो गया कि मुस्लिमों को उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि कई तरह से कई जगह हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम जो है वो ज़्यादातर, मतलब हम सभी मुसलमानों को नहीं बोल रहे भाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी कौम को बदनाम कर देते हैं। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह से कई मुस्लिम ऐसे हैं। आज आप देख लीजिए पाकिस्तान को आज लोग आतंकवादी की फैक्ट्री कहते हैं, आतंकवादियों का एक गढ़ बन गया है वो। तो इसीलिए जो है वो हमारी देश की जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिमों का नाम नहीं लेना चाहती, मुस्लिमों को यहाँ की नागरिकता क्यों नहीं देना चाहती, क्योंकि हमारे ऊपर ही बम गिराते हैं, हमारे ही देश के ऊपर, हमारे ही देश के दुश्मन बने बैठे हैं। तो कुछ मुसलमानों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है और इससे पूरे मुसलमान समाज को जो है वो इससे बहुत, इसको अगर गवर्नमेंट शांति से करना चाहती तब भी हो जाता, क्योंकि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार गृह मंत्रालय को है। वो नॉर्मली भी कह देते कि भाई साहब हम विदेश से हैं। अगर गवर्नमेंट ये शब्द का प्रयोग नहीं करती कि हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, तो बवाल नहीं होता। आप ये पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। CAA कोई गलत नहीं है, ना ही CAA का विरोध हो रहा है, विरोध NRC का हो रहा है, क्योंकि CA से तो किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाती है। जो कहीं पे प्रताड़ित था और वो यहाँ पर आ रहा है तो उन्हें नागरिकता दे दी जा रही है, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन मुसलमान जो है वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया है। अगर मुसलमानों को पाकिस्तान में दिक्कत होने लगी है तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वहाँ पे तो मुस्लिमों की जो है वो बहुसंख्यक है। हालांकि वहाँ पे भी जो है वो ऐसा नहीं है, वहाँ पे अहमदिया और शिया मुसलमान जो है इनके ऊपर बहुत प्रताड़ित, इनके ऊपर बम गिरा देते हैं मस्जिदों पे, बहुत प्रताड़ना हो रही है उन लोगों के ऊपर भी, ऐसा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने किस तरह से बाईपास से निकल गई और अल्पसंख्यक का प्रयोग करके, अब आई होप आप ये CAA को समझ गए होंगे और ये CAA का विरोध करना इतना उचित नहीं है। और अब फिर भी NRC को आप खुद समझिएगा और उसके बाद आप बताइएगा ये ठीक है या नहीं। इसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। NRC का सारा कांड चालू होता है असम से। बांग्लादेश जो है वो 1971 में बांग्लादेश का विभाजन हुआ। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस समय मारपीट हुई थी। तो 1971 में, जैसे ये 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था। अब मेन पाकिस्तानी जो थे वो इनको बेवकूफ़ समझते थे, इन्हीं के ऊपर अत्याचार करते थे कि ये बंगाली क्या करेंगे। अब ये बंगाल पश्चिम, मतलब वहाँ बांग्लादेश के लोग जो है वो असम में भागने लगे। अब तो यहाँ पहाड़ इतने नहीं हैं असम में जितने बाकी राज्यों में। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इनमें बहुत ज़्यादा पहाड़ है कि वहाँ ट्रेन भी नहीं जा पाती है। तो असम में बहुत सारे लोग यहाँ जाकर बस गए, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने इनका विरोध करना चालू किया कि नहीं भैया हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। तो ये रियलिटी भी है भाई कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा असम में बांग्लादेशी लोग जाने लगे। तो असम के लोगों को पता चला कि यहाँ 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है वो असम में आ गए हैं बांग्लादेशी। तो कोई किसी को भी बुरा लग सकता है, 4 करोड़ लोग कम नहीं होते हैं अगर कहीं पे चले आए तो इन लोगों ने जो है वो असम एकॉर्ड बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। इस आंदोलन के थ्रू जो है वो बांग्लादेशी को वहाँ से जो है वो भगाने के लिए आंदोलन किया गया। 1985 में ये एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ये कहा गया कि जो बांग्लादेश से भारत में आए हैं, अगर वो बांग्लादेश बनने से पहले आ गए यानी यहाँ पर आ गए हैं, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। एक डेट फिक्स कर दिया कि अगर आप 24 मार्च 1971 से पहले आए तो हम आपको नागरिक मानेंगे। 24 मार्च 1971 से पहले, इस डेट
इस डेट को करने का रीज़न ये भी है कि इस डेट के बाद बहुत ज़्यादा बांग्लादेश से जो है वो शरणार्थी हमारे देश में भाग कर आए थे। इससे पहले अगर कोई आया है, इसके बाद अगर कोई आया है तो हम इसको नागरिक नहीं मानेंगे। इससे पहले आए हैं तो ये अब आसाम एकॉर्ड जो हुआ उसमें आसाम समझौता जो हुआ उसमें आसाम के स्टूडेंट ने बहुत आवाज़ उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2013 में उसने अपना एक आदेश दिया कि भाई आप आसाम में एक रजिस्टर बनाइए कि कौन कौन व्यक्ति 1971 से पहले वाला है वही भारत का नागरिक थे, उसके बाद वाला आप नागरिक को रजिस्टर में नहीं रखेंगे। तो उसमें एक एनआरसी लिस्ट तैयार किया गया, जिसमें एनआरसी का एक नाम होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। तो ये पूरे हिंदुस्तान में या पूरे भारत में अभी लागू नहीं हुआ, केवल असम में ही ये जो है वो एनआरसी लागू हुई है। इस आधार पर एनआरसी को तैयार किया गया, करोड़ों लोगों की लिस्ट बनाई गई, हर चीज़ों को देखा गया। इस करोड़ों लोगों की जो लिस्ट बन रही थी इसमें एक चुनावी मुद्दा को उठाया गया कि 4 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान असम में घुसे, वहाँ के लोगों का खून खोल गया। 4 करोड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब एनआरसी हुआ तो डाटा आया वो बहुत चेंजेस आ गया उसमें। तो 19 लाख लोग जो है वो एनआरसी से बाहर थे, और इससे भी खतरनाक बात क्या थी कि इसमें लगभग 12 लाख लोग जो है वो हिंदू थे जो बाहर हुए। इसमें मेजोरिटी जो थी वो जो लोग बाहर थे जिन्हें नागरिक नहीं घोषित किया गया था वो लोग मुस्लिम नहीं थे, माइनॉरिटी थे। लगभग 7 लाख इसमें मुस्लिम थे, वो उसमें नहीं थे, बाकी के मेजोरिटी। बहुत भयंकर बवाल हुआ, ये कैसे हो सकता? तो कहीं ना कहीं इसमें कोई गड़बड़ था। तो बाद में जो हिंदू लोग थे वो या फिर जैन बौद्ध या अन्य कोई धर्म के लोग थे जो स्पेशली हिंदू नहीं, तो उन लोगों के लिए उम्मीद बन गया कि सीए इसके तहत हमको नागरिकता मिली जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन तीनों के लिए कोई दिक्कत नहीं, बाकी और भी 6-7 लाख लोग हैं उन्हें दिक्कत है। अब इस एनआरसी में मांगा क्या था? तो देखिए इसमें बहुत सिंपल था। एनआरसी के लिए सरकार का कहना था कि यदि आप खुद को बताना चाहते हैं कि हम असम के मूल निवासी हैं तो आपके लिए लिस्ट नंबर ए है। अगर आप लिस्ट ए में भी नहीं आते हैं तो आप ये साबित कीजिए कि आपके माता पिता या दादा दादी यहीं के थे। अगर ये साबित करने के लिए आपके पास लिस्ट बी रहेगी, यानी किसी व्यक्ति को खुद को साबित करना चाहता है वो, तो उसको लिस्ट ए में साबित करना पड़ेगा। अगर इसमें से अगर कुछ नहीं है तो आप लिस्ट बी में से साबित कीजिए कि आपके माता पिता या दादा दादी तो के जन्म को। तो देखिए ये मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ए और बी में इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा वीडियो में। इस लिस्ट को मैं और मतलब बोर्ड पे लिख नहीं सकता, ये बहुत बड़ा है और बोर्ड छोटा होने की वजह से। तो 1971 यानी डेट कौन सा? 24 मार्च 1971 जब समझौता हुआ था। या तो आपके पास कोई जमीन के पेपर है, सिटीजनशिप एक्ट है, जैसे 1971 के पहले आ गए थे ना, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता, वो भी दिखा दीजिए। परमानेंट रेसिडेंस वो भी दिखा दीजिए। निवासी प्रमाण पत्र वो भी हो तो वो भी दिखा दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप बांग्लादेश से 1971 से पहले भागकर आए हैं, आप रिफ्यूजी हैं, भागकर आए हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था, वो भी दिखा दीजिए, तो वो भी आपको मान्य होगा। या फिर कोई भी सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट को इशू किया है, या फिर आप गवर्नमेंट में कोई जॉब करते हैं तो उसको दिखा दीजिए। बैंक अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस है, बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिक का सर्टिफिकेट, या बोर्ड या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हैं उसका बता दीजिए, या कोर्ट द्वारा आपको कोई आदेश दिया गया है तो उसको दिखा दीजिए। हमको लगता है कि इनमें से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट तो होगा आपके पास। नहीं होगा तो आप अपने माता पिता को साबित कर दीजिए। जमीन आपके नाम पे है कि नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कोई पासपोर्ट नहीं होगा तो LIC किया होगा, LIC नहीं किया होगा तो और कुछ होगा। तो इस तरीके से आपके पास कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास नहीं हो सकता, तो उनके पास एक और मौका था कि आप अपने माता पिता को साबित कर दीजिए। जेन्युइन है कि किसी के माता पिता अगर भारतीय है तो वो बच्चे को साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो उसका बेटा है, तो वो तो भारत का नागरिक ही होगा ना। हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अगर उसके माता पिता या दादा दादी भी भारत में अगर उनका जन्म हुआ है तो उसका बच्चा भी भारत का नागरिक कहलाएगा, ये हमने आपको बता दिया है। अब इसमें आपके दादा दादी का कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो
आप उस समय जो है वो आप उसका लैंड रिकॉर्ड यानी कि जमीन का कोई कागज दिखा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक या पोस्ट ऑफिस, कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो वहाँ पर ग्राम पंचायत द्वारा आपको दिया गया हो, ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी भी आपको कोई कागज दिया हो, वो भी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो सरकार ने आपको दिया है तो आपके गार्जियन को भी मान लिया जाएगा। तो ये काफ़ी इजी था, इतना मुश्किल नहीं था, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं था। इसमें कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं एक भी बांग्लादेशी भारत में नहीं आया तो फिर आप गलत है, ये एकदम गलत है, क्योंकि बहुत से बांग्लादेशी भारत में आए हैं, ये रियलिटी है और ये सब चीज़ें नॉर्मल थी। इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई साहब किसी का गलती से छूट गया हो, उसका एनआरसी में नाम नहीं आया हो, तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। एक्चुअली समस्या क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में असम का जो एनआरसी है वो सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में होगा, और जो पूरे भारत का एनआरसी होने वाला है वो गृह मंत्रालय के देखरेख में होना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक जजेस का ग्रुप होता है जो एक खास काम के लिए बैठा होता है, उसे जजों की एक टीम बैठाई गई थी, उनका केवल और केवल ये काम था कि एनआरसी देखना। उन जजों के पास आपको 4 महीने के अंदर यानी कि 120 दिनों के अंदर वहां जाकर आपको केवल अपना मुकदमा दर्ज कराना है कि जज साहब आप हम यहीं के हैं पर किसी कारणवश हमारा एनआरसी में नाम नहीं आया है, तो आप जज साहब आपके मुकदमे को दर्ज कर लेंगे और आपको कोई तारीख दे देंगे कि आप 1 महीने बाद आइए, कि 10 दिन में आइए, कि 1 साल बाद, 10 साल, 15 साल, 50 साल। ये कोर्ट आपको कब बुला रहा है, ये कोर्ट का मैटर है। कोर्ट में कोई चीज़ चल जाती है तो बड़ा लंबा चलता है, लेकिन आपको अपील करना है 120 दिन के अंदर। यदि आप भारत के नागरिक भी हैं, असम के हैं और आपका नाम एनआरसी में नहीं आया और आप 120 दिन क्रॉस कर गए, तब तो फिर गया, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि 120 दिन में भी अगर आप नहीं जा सकते अपने खुद के लिए तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है जो आपको 120 दिन देती है, और 120 दिन के बाद भी अगर आप ट्रिब्यूनल के सामने हाजिर होकर अपना मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते हैं तो आपको भारत की नागरिकता किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगी। ये आप नोट कर लीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आप साबित नहीं कर पाए कि आप यहाँ के नागरिक हैं तो फिर आपको जो है वो डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। डिटेंशन सेंटर क्या होता है कि डिटेंशन सेंटर एक प्रकार का जो है वो जेल है, जेल जैसा ही एक बहुत। तो जिस स्टूडेंट यूनियन असमी स्टूडेंट यूनियन ने एनआरसी की मांग की थी, बाद में वही स्टूडेंट यूनियन असम एकॉर्ड ने ही उसका विरोध किया एनआरसी का, कि भाई साहब इतने ज़्यादा करते हैं डाटा पे कि मोदी जी ने जो है वो शेख हसीना से लिखित में कह दिया कि हम बांग्लादेशियों को जिनका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उन्हें वापस नहीं भेजेंगे। ये शेख हसीना को लिखित में दे दिया। अब आप समझिए कि मोदी जी का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है और सभी को उसका मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ही अगर लिख के दे दिया कि हम बांग्लादेशियों को वापस नहीं करेंगे, इसका मतलब उन्हें यहाँ रखा जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे उन्हें, तो उन्हें क्या करना है कि उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। डिटेंशन सेंटर यानी बहुत बड़े भवन बनाए जा रहे हैं, भव्य विशाल भवन हमारे देश में, कई हज़ारों करोड़ों रुपये उसमें लागत आ रही है। उससे एनआरसी में जो बाहर होंगे उन्हें उस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। सरकार ने केवल असम में जब एनआरसी कराएगा, वो एक छोटा सा राज्य है, वहाँ का खर्चा आया था लगभग 12 से 1400 करोड़। एक छोटे से प्रदेश का अगर 1400 करोड़ रुपए का खर्चा आता है एनआरसी करने में, तो हमारे देश में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इतने पूरे एनआरसी देश में कराने का कितना खर्चा होगा। केवल अगर असम में 1400 करोड़ का अगर आंकड़ा है तो पूरे देश का, तो पूरे हिंदुस्तान में कितना भयानक खर्चा आ जाएगा। तो अब देखिए एक व्यक्ति के ऊपर जो है वो खर्चा आएगा, वो 399 का खर्चा आएगा एक व्यक्ति का, और 137 करोड़ भारतीय है। ये हम हमारी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। नेता का भी नाम एनआरसी में नहीं आया था, हालांकि उससे सीएए के तहत नागरिकता मिल ही जाएगी, ये अलग मैटर है। लेकिन एनआरसी में इतने सारे लोग बाहर हुए, आगे आप क्या समझते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डिटेंशन सेंटर का 46 करोड़ का खर्चा है,
अभी तो केवल असम से 7 लाख है, पूरे हिंदुस्तान में किए जाएंगे तो 3 लाख और बढ़ जाएंगे, तो लगभग 10 लाख जो एनआरसी से बाहर होंगे उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखना पड़ेगा। और वो डिटेंशन सेंटर जब बनाए जाएंगे तो कितना डिटेंशन सेंटर बनाने का खर्चा कितना होगा, उस डिटेंशन सेंटर को बनाने का खर्चा अगर पूरे हिंदुस्तान में करेंगे तो 10 लाख लोगों के ऊपर जो डिटेंशन सेंटर बनाने का खर्चा है वो कितना हो सकता है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एनआरसी में मतलब लिस्ट बनाने में असम का जो खर्चा है, एक डिटेंशन सेंटर का खर्चा 46 करोड़ है, और ऐसा मानना है कि जब पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी कराई जाएगी तो उन लोगों की संख्या आ जाएगी 10 से 11 लाख। अब उन लोगों को रखने के लिए जो डिटेंशन सेंटर बनाएंगे उस पर खर्चा आएगा वो लगभग 27,000 करोड़। ये केवल बिल्डिंग बनाने का खर्चा है 27,000 करोड़, और उसमें जो लोग रखेंगे डिटेंशन सेंटर में उन्हें खाना खिलाने के लिए उनके ऊपर जो खर्चा होगा वो कितना होगा। ये तो वन टाइम खर्चा है, बिल्डिंग बनाने का जो खर्चा है वो। अब असली गेम शुरू होता है यहाँ पर। 10 लाख लोगों को जहाँ रखिएगा ना, अगर आप उनके ऊपर पर डे 25 रुपया से कम खर्चा करते हैं ना तो लोग मर जाएंगे, क्योंकि तीनों टाइम मिलाकर अगर आप 5 रुपये का नाश्ता, 10 रुपये का खाना, फिर 10 रुपये का रात का खाना, इससे कम खर्चा नहीं हो सकता। जेल में भी भाई साहब 55 रुपये का खर्चा होता है एक व्यक्ति को, एक दिन का खर्चा, लेकिन यहाँ पे 25 रुपये भी अगर 25 से नीचे नहीं होगा, आप जोड़िए, इससे नीचे होगा तो लोग मर जाएंगे, जिएंगे नहीं, जी नहीं सकते वो। प्रतिदिन अगर एक व्यक्ति पे 25 रुपये खर्चा होगा, यानी पूरे उसमें डिटेंशन सेंटर में जो रहने वाला डिटेनिस पर अगर प्रतिदिन एक व्यक्ति के ऊपर 25 रुपये का खर्चा होगा तो 365 में उसका गुणा कर दीजिए, और जो 10 से 11 लाख लोग हैं उनका उसमें गुणा कर दीजिए। 10 लाख रहेंगे और प्रतिदिन उनके ऊपर 25 रुपया खर्चा होगा तो ये लगभग 2.5 करोड़ होगा। तो प्रतिदिन 2.5 करोड़ रुपया इन लोगों के ऊपर खर्चा होगा। क्या ये सही है? सही तब होता अगर इन्हें बांग्लादेश लौटा दिया जाता, लेकिन बांग्लादेश को स्पष्ट कह दिया गया है कि ये हमारा आंतरिक मामला है और ना ही इसमें कोई सुधार हो सकता, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का लिखित जवाब है। अब बताइए 2.5 करोड़ रुपया अगर एक दिन में हम डिटेनिस पे खर्चा करेंगे तो फिर हमारा देश का जीडीपी जो है वो माइनस में जाएगी ही, क्योंकि अब हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि अगर आप बांग्लादेश से हैं तो चले जाइए, इन्हें डिपोर्ट कर देना चाहिए। सेंटर होगा, फिर इसमें मीडिया को घुसा दिया जाएगा, मीडिया वाले जाएंगे कैमरा लेकर और उन्हें कवरेज करेंगे और कहेंगे देखिए ये बांग्लादेशी है, ये बांग्लादेशी का क्या हाल होगा, ये बांग्लादेशी कैसे रह रहे हैं, ये बांग्लादेशियों का क्या हो रहा है, इस तरीके से। और वो इंटरनेशनल न्यूज़ बनाकर उसे जो है वो चलाएंगे। और क्योंकि जब बांग्लादेश से सीखना चाहिए, बांग्लादेश में जब एनआरसी हुआ था तो बांग्लादेशियों ने क्या किया कि उन जो लोग एनआरसी से बाहर हुए उन्हें एक अलग से द्वीप दे दिया, अलग से टापू। वो लोग वहीं मछली मारकर वहाँ खाते हैं और जो है वो अपना गुजारा करते हैं, वहीं जीते हैं, वो वहीं रह रहे हैं, उनके ऊपर कोई खर्चा नहीं किया जा रहा है। अब असम में बोला गया कि एनआरसी आने से 4 करोड़ बांग्लादेशी वापस जाएंगे। नतीजा क्या हुआ कि केवल 6 लाख से 7 लाख लोगों का नाम आया और उसमें से एक भी वापस नहीं जा रहा है, बदले में इतना भयानक खर्चा। अब जरा सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान के क्षेत्रफल का आसाम का क्षेत्रफल केवल 2% हो और 2% एनआरसी का खर्चा एनआरसी कराने का खर्चा आया 1200 से 1400 करोड़। अब पूरे हिंदुस्तान का एनआरसी करने से खर्चा कितना आएगा, उस खर्चे को जोड़कर देखें। अगर आसाम में 6 लाख तो अब 2.5 लाख और 2.5-3 लाख बाहर से निकलेंगे। इस तरीके से करके जो है 10 से 11 लाख लोग हो जाएंगे एनआरसी से बाहर। अब आप इसको हमने समझाया कि भूकंप के झटके से हिंदुस्तान में 1000 लोगों की जान नहीं जाएगी। जहां ओरिजिनल झटका है वहां पे अगर 1000 गए तो यहाँ पे 2-4-5 लोगों की जान जाएगी। जहां ओरिजिनली जो समस्या थी वहां पे 7 लाख बाहर गए हैं, तो बाकी और जगह से 2-3 लाख से ज़्यादा नहीं। जैसे 35 करोड़, हाँ, भारत से लगभग 35 करोड़ लोग बाहर हो जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है, ये झूठ है, ये गलत है। उसको कैलकुलेशन करके देखिए कि जहाँ पे ओरिजिनली झटका आया है भूकंप का वहाँ पे ही नुकसान होगा ना,
कहीं और इतना बड़ा नुकसान तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे जो डिटेंशन सेंटर में खाना दे के इनके ऊपर इतना खर्चा करेंगे, इससे अच्छा कहीं इनको कहीं होटल वोटल बना के रहने का और खाने का बंदोबस्त कर देना चाहिए। इनका खुद का रोजगार ये करके आत्मनिर्भर भारत, ऐसे भी आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा को जो है वो चरितार्थ करने के लिए उन्हें खुद को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। वो हमारे देश के खर्चे पे पले और हमारे देश के खर्चे पे जिए तो हमारे देश की जीडीपी कहाँ जाएगी? ये तो होना ही है, जीडीपी माइनस में जाएगी। लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में देखते हैं तो ये इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है और गृह मंत्री जी है वो दोनों ही का जो बयान है वो अलग अलग आता है। ये हमारे देश में हमारे देश का जो विदेशी मीडिया के सामने जो हमारे देश की मान सम्मान, हमारे देश का जो गौरव है वो फीका पड़ता है। कम से कम प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एनआरसी नहीं आएगा और गृह मंत्री जी कहेंगे कि आके रहेगा, अलग बात है दोनों की। अब इसमें गलतियां कहाँ हुई कि देश में जो एनआरसी और सीएए को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, बहुत ज़्यादातर जगहों पर ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहा और बहुत जगह पे ये हिंसा का रूप ले लिया, जैसे खास करके दिल्ली और बंगाल के क्षेत्र में आगजनी हुई। ये वो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जैसे ही आप आगजनी करते हैं, बंगाल में ट्रेनें जला दी गई, कहीं बस ठोक दी गई, तो आप ऐसा करते हैं तो आप पब्लिक का समर्थन खो देते हैं। कोई भी पब्लिक ऐसा करने पे साथ नहीं देगी, आपका समर्थन नहीं करेगी। और आपने सरकार को खुला मौका दे दिया कि सरकार आपको अच्छे से पूछे और आपका आंदोलन खत्म करवा दे। तो ये इस तरीके से अब नहीं होना चाहे। हालांकि उसमें एक बार शाहीन बाग का जो आंदोलन था वो बहुत बड़ा आंदोलन था और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बहुत लंबा चला, लेकिन वहाँ पे इस तरीके का कोई मैटर नहीं हुआ और वो बहुत अच्छे से चल रहा था। रियल समझिए, आप पुलिस से जीत नहीं सकते, क्योंकि कानून, आप संविधान को मानते हो तो कानून से आप बड़े नहीं हैं, कानून सबके लिए बराबर है और कानून से आप नीचे ही हैं, तो पुलिस से आप जीत नहीं सकते। अब इसमें देखिए कि जब ये इसका विरोध हो रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो जो है वो उस समय इंटरनेट को बंद कर दिया गया। इंटरनेट अगर बंद कर दिया तो पूरे दुनिया का जो इंटरनेट है और भारत का इंटरनेट बंद हुआ, उसको जोड़ के देखें तो इंडिया का पलड़ा बहुत ऊपर चले जाएगा, क्योंकि इससे जब इंटरनेट बंद होने से जीएसटी नहीं मिलेगा आपको, इंटरनेट बंद होने से बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस ठप हो जाते हैं। जब बिजनेस नहीं होगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना आर्थिक रूप से घाटा होगा, यह आपको सोचना चाहिए। तो सीएए और एनआरसी इतना खतरनाक नहीं था, ये मेरे हिसाब से जितना खतरनाक नेताओं का स्टेटमेंट था उतना खतरनाक सीएए और एनआरसी नहीं था। अब आप बताइए कि ये जो एनआरसी और सीएए था ये सही है या नहीं सही है, ये होना था या नहीं होना था, और हुआ तो क्यों हुआ। हालांकि अभी तक हमने जो एनआरसी और सीएए का जो बात कर रहे थे वो केवल असम की बात हो रही है, पूरे भारत की एनआरसी के बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं है। पूरे एनआरसी की जो बात है वो अभी अच्छे से किसी को पता नहीं है, क्योंकि पूरे देश की जो एनआरसी वो होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, इसी बात के ऊपर चर्चा चल रही है। अभी तक ये जो है वो इसकी जो रुका हुआ है ये मामला अभी तक। अब ये क्या हो गया, तो देखिए ऐसा क्यों हुआ। गवर्नमेंट क्या बेवकूफ़ है जो ये कहेगी कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, बटन इतना दबाए कि शाहीन बाग तक करंट लगे। क्या गवर्नमेंट बेवकूफ़ है? नहीं, गवर्नमेंट को पता है कि जब मोदी जी तब तक जीतते रहेंगे जब तक मुसलमान इन्हें गाली देते रहेंगे। अगर मुसलमान इन्हें गाली देना छोड़ दे तो मोदी जी का कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक मुसलमान मोदी जी को गाली देते रहेंगे तब तक मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता है। क्योंकि मोदी जी मतलब कुछ मीडिया वाले कुछ लोगों को उठाकर लाते हैं और उन्हें मुसलमानों को गाली देने के लिए कहते हैं और उनको जो है वो किराए पे लाकर मुसलमानों को गाली दिलवाई जाती है। अब ये मुसलमान इतने अनपढ़ होते हैं कि उन्हें जो है वो लाकर बिठा देते हैं और उनको उकसाया जाता है और उन्हें गाली देने के लिए पैसे मिलते हैं। जैसे साजिद रशीदी साहब के,
उनका खुद का ट्रेवल एजेंट है, एजेंसी है, वो लोगों को यहाँ से वहाँ भेजते हैं। शोएब जामिन है, ये शाहीन बाग में सरकार मास्क बांटे, ऐसा वो कह रहा है, सैनिटाइजर बांटे ताकि वो कोरोना में भी अनशन कर सके। ये केवल इनको पैसे इसलिए मिलते हैं कि आप टीवी पर आके मोदी जी को गाली दीजिए, हिंदुओं को गाली दीजिए, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट देते हैं ये लोग कि लोगों का खून खौल उठे। लोगों को लगता कि मोदी जी हार जाएंगे। अरे इन लोगों की वजह से मोदी जी कभी नहीं हार सकते। ये पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं जो इस तरीके से स्टेटमेंट देने के लिए जो है वो टीवी पर आकर बोलते हैं। तो कहते हैं भाई कि अगर आप न्यूज़ देखते हैं, अगर ये 3 लोग आपको हर जगह पे मिलते हैं तो आप टीवी देखना बंद कर दीजिए, उस चैनल को पलटा दीजिए, इन्हें मत देखिए, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से नफरत करवाते हैं, एक दूसरे के बीच में नफरत का बीज बोते हैं। आपको भी पता है कि ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। यही लोग आकर जो है वो न्यूज़ में बोलते हैं और हिंदुओं को गालियाँ देते हैं, और हिंदू और मुसलमानों के दोनों के बीच में दीवार बनाने वाले यही लोग हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे न्यूज़ को देखो मत, पलटा दीजिए, उसे बढ़ा दीजिए। अब मौलाना लोगों को तो जो है वो 2-3 हज़ार रुपये तनख्वाह रहती है इनकी महीने की। अगर इन्हें 50-60 हज़ार रुपये अगर कोई देता है तो ये तो अपने बाप को भी गाली दे देंगे। ये कुछ सिखाने वाले नहीं है आपको, ये केवल आपको नफरत फैलाने के लिए आए हैं। इन लोगों की मजबूरी है क्योंकि इनकी वही रोजी रोटी है। अगर वो नफरत फैलाएंगे तो ही इनको पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा एक मतलब एनपीआर को लेकर थोड़ी सी वो है गलती कि आपका जो आधार कार्ड है, अगर एनपीआर जो है वो एनपीआर में क्या है कि आधार कार्ड जो है आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये रजिस्टर केवल हिंदुस्तान के लोगों की बात करता है कि कौन कौन है। इसमें क्या करा जाएगा कि ये आधार कार्ड जो है वो आप फिलहाल कहाँ रह रहे हैं यही ये बताएगा एनपीआर। तो इसमें एनपीआर लाने की ज़रूरत तो इतनी नहीं है, क्योंकि एनपीआर भाई आपका आधार कार्ड है, इसी को अपडेट कर दीजिए। अगर आप कहीं 6 महीने से ज़्यादा रह जाते हैं तो वहाँ आप टेम्पररी निवासी कहलाते हैं, तो आप वहाँ के अपडेट करवा लीजिए। जैसे आप इंदौर में रह रहे हैं और आप रहने वाले हैं भोपाल के या दिल्ली के, तो आप इंदौर का अपडेट करवा लीजिए। ये अपडेट करवाने से तो आप जो है वो कहाँ रह रहे हैं ये पता चल जाएगा। तो फिर एनपीआर पर खर्चा करने का मतलब क्या है? ये हमारे हिसाब से है। हम किसी को ये समझाने या सिखाने नहीं आए हैं, ये हमारा केवल ओपिनियन है कि ऐसा अगर कर सकते हैं तो ये आधार कार्ड अपडेट कराने से एनपीआर हो सकता है। इसकी ज़रूरत नहीं है। आप एनआरसी लाना है लाइए, सीएए लाना है लाइए, लेकिन एनपीआर की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, हमें ऐसा लगता है। ये हम आधार कार्ड को अपडेट कर लीजिए कि सब लोगों को एक नियम बना दीजिए कि अपने अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लीजिए सभी लोग आधार अपडेट सेंटर पे जाके। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है इसमें कि एनपीआर लाएंगे ना, उसके बाद एनआरसी लाएंगे। मान के चलिए कि अगर एनपीआर में 100 लोगों का नाम आया, 100 लोगों का नाम आया, तो एनआरसी जब लाया जाएगा तब आपसे पूछा जाएगा बैंक अकाउंट है, आपका जमीन अमीन है। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास 98 लोग जो है वो दिखा दिया आपको कागज, वो 98 लोग काई में आ जाएंगे एनआरसी में, वो यही कहलाएंगे 98 लोग भारत के नागरिक। और 2 लोग जो नहीं दिखा पाए वो कहलाएंगे भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, तो ये जाएंगे डिटेंशन सेंटर में। तो ये जो है वो पहले एनआरसी आना चाहिए हमें। अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, जिस वक्त पूरे मुसलमान एनआरसी का विरोध कर रहे थे ना, उस वक्त एक मुसलमान था, हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी रहता अगर वो इतना बड़ा दान ना देता। जब मुसलमान विरोध कर रहे थे ना एनआरसी का, तो ये सरकार से समझौता कर रहा था कि एनआरसी का लिस्ट आप हमको दे दीजिए, हम उसको स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि इनकी कंपनी का नाम है विप्रो। एनआरसी में कौन आदमी है कौन नहीं है इसका पूरा डाटा विप्रो के पास है। अजीम प्रेम जी उसके मालिक है और सरकार से वो पैसा लेते हैं कि हम आपका डाटा सुरक्षित रखेंगे। अगर इनके पास नहीं होता तो हैकर हैक मारेगा और कई 50 लोगों का नाम इधर उधर फेंक देगा और 2 लोगों का इधर उधर, इस तरीके से वो करके वो कर सकता। लेकिन ये सुरक्षित डाटा अजीम प्रेम जी के पास पड़ा है, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो जब अजीम प्रेम जी ने 35,000 करोड़ का दान दिया था जब कोरोना महामारी आई थी, तो
जब पूरे मुसलमान सड़कों पे बैठ के जो है वो एनआरसी का विरोध कर रहे थे। उस इतने बड़े अरबपति मिलेनियर आदमी जो अमीर है, जिसने एनआरसी के समय भी मतलब कोरोना के समय 35,000 करोड़ रुपए हमारे देश में दान करता है तो वो एनआरसी और सीएए क्या है उसे समझता होगा भली भांति, तभी तो उसने देश को 35,000 करोड़ का दान दिया। हमें ऐसे व्यक्ति से भी कुछ सीखना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे समझते हैं, जिन्हें मालूम है, वो तो इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं वो एक दूसरे में नफरत ही फैलाएंगे, वो ये नहीं समझ पाएंगे। और अब रही बात एनआरसी और एनपीआर और सीएए की, तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वो केवल और केवल गरीबों का ही नुकसान होने वाला है। अब बताइए, आप जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे प्लास्टिक उठा रहा है बच्चा, जो इधर उधर कटोरा लेके भीख मांग के खा रहा है, ऐसे लोग अपने डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? इन्हें कैसे नागरिकता मिलेगी? जो व्यक्ति जो है वो मजदूरी करके गुजारा करके आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, ऐसा अपना जीवन यापन कर रहा है, वो कहाँ से अपना डॉक्यूमेंट लाएगा? तो ये जो एनपीआर और एनआरसी और जो सीएए है, इसका नुकसान अगर किसी को होगा तो वो है सबसे बड़ा नुकसान गरीब को होगा। इसमें ना हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना दलित होगा, ना और कोई जाति होगी। जाति के आधार पे इसे मत देखिए, इसे देखिए सिर्फ अमीर और गरीब के आधार पे। इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो है इस देश के गरीब तबके के लोगों का नुकसान होने वाला है कि वो अपना डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे और कैसे दिखाएंगे और कैसे साबित करेंगे कि वो इस देश के नागरिक है। अब ये कोई गरीबों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये झाड़ू मारने वाले, ये साफ सफाई करने वाले, ये लोग कहाँ से डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे? पैसे वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला एनआरसी और एनपीआर से और सीएए से, क्योंकि भारत में क्या होता है पैसों वालों के साथ और गरीबों के साथ, वो सब भली भांति समझते हैं। मुझे उसे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे भारत की नागरिकता लेना बहुत ही मतलब इतना आसान नहीं है जितना अमेरिका की नागरिकता लेना है। अमेरिका में अगर किसी को नागरिकता लेना हो तो वहाँ किसी लेडी से शादी आप कर लीजिए और समझौता, शादी मतलब समझौता, और उसके साथ जो है वो मान लीजिए वहाँ आपको नौकरी करना है, आप किसी महिला से शादी करते हैं, अब उस महिला को 20% दे दीजिए, लाखों लाखों कमा रहे हैं आप, 80% आपका, आप वहाँ के नागरिक हो गए। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में हजारों हिंदुस्तानी ऐसे ही जॉब करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे अमेरिका में जॉब कर रहे हैं और रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ शादी ब्याह करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इसीलिए तो वहाँ पे फादर डे मनाया जाता कि जो बच्चा रहता है ना, वो पूछता है कि मम्मी हम किसके लड़के हैं। अब वो बोलती है कि अभी तो 2022 चल रहा है और तू पैदा हुआ था 2003 में, और हमने जो है वो 2003 में जॉन से शादी किए थे और 2008 में डिसूजा से कर लिए और 2012 में जो हम और किसी और से कर लिए और अभी हम इसके साथ रहते हैं। तो तुम्हारे पिताजी जो है वो बहुत दूर के हैं, वो बहुत दूर रहते हैं। तो वो फादर डे के दिन वो बच्चा अपने बाप से मिलने के लिए जाता है, तो वो फादर डे मनाते हैं। कितनी गंदी, कितनी बेकार वहाँ के रिवाज है। हमें तो गर्व है हमारे देश पे, हमें हमारे देश की संस्कृति के ऊपर गर्व है। यहाँ कोई वैलेंटाइन डे नहीं होता है, यहाँ कोई फादर्स डे नहीं होता, यहाँ कोई मदर्स डे नहीं होता है। जो माँ आपको पैदा करती है, जो माँ आपको जन्म देती है, वो कभी आपको आई लव यू नहीं कहती, लेकिन वो आपके लिए जान दे सकती है। ये उसका प्यार है, उसे चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अपना पर्सनल मानना है कि सीएए से कोई दिक्कत नहीं है। एनआरसी जो है, एनआरसी को अगर बाहर डिपोर्ट नहीं करते हैं, बांग्लादेशियों को वापस नहीं लौटाते हैं, तो शायद अच्छा नहीं हो सकता है। अगर आपके मोबाइल में वायरस आ गया और आप उसको डिलीट करने के बजाय आपके मोबाइल में किसी और फोल्डर में स्टोर करके रख रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वो गया थोड़ी, वो तो आपके मोबाइल में ही है। तो ये विदेश वालों के लिए तो ठीक है, हिंदुस्तान वालों के लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात है एनआरसी से। एनआरसी इसलिए अब आप बताइए कमेंट करके एनआरसी सही है या गलत है, सीएए कैसा है, सीएए से क्या होगा, हमने आपको बता दिया। आप कमेंट में आगे बताइए कि सीएए और एनआरसी दोनों लाना ज़रूरी है या नहीं है, एनपीआर
लाना सही है या नहीं है, इसे कमेंट में आप बताइए। और इस वीडियो को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं आप, हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसे दबाकर ऑल पर सेट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि और लोगों को ये नॉलेज मिले। अभी एक बात ध्यान से समझिएगा कि ये केवल असम की एनआरसी है, पूरे भारत की जो एनआरसी होने वाली है उसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है कैसी होगी या नहीं होगी। अभी जो हम आपको एनआरसी एनपीआर और सीएए के बारे में बताया है ये केवल असम का है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आई होप हम समझते हैं कि आपको ये सीएए एनआरसी एनपीआर अच्छे से समझ में आया होगा। और समझ में अगर अच्छे से आया है तो कमेंट करके बताइए हमें और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, हम आपको वो टॉपिक पे वीडियो बनाकर बता देंगे। जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। किसको क्या जानकारी चाहिए, किसे क्या पढ़ना है, किसे क्या समझना है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उससे अगले वीडियो में आपको बना के बता दूंगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड जय भारत।